हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं प्रीवियस ईयर 12th क्लास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री का ही सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। और फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद होगी कि आपने हमारा लास्ट वीडियो जो कि सॉल्यूशन पे बनाया गया था वो जरूर देखा होगा, क्योंकि उसके आगे से ही हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। जैसा कि उसमें आपको मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, पीपीएम और स्ट्रेंथ पढ़ाई गई थी। तो आइए उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक चीज और यहाँ पे गौर करने वाली है कि हमने क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि आपको एक ही क्वेश्चन में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ जाए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे है ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम दो चीज में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को एक साथ देखते हैं और मोलैरिटी को अलग से देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वहीं अगर बात करें नॉर्मेलिटी की, तो यहाँ पे बताया गया है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जी हाँ फ्रेंड्स, मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है कि ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट मींस कितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। वहीं बात करें नॉर्मेलिटी की, तो उसमें बोला जाता है कितने इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो होती है हमारी नॉर्मेलिटी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों में सॉल्यूशन आया है। वहीं बात करें हम मोलैरिटी की, तो यहाँ पे क्या है कि ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे आता है हमारा सॉल्वेंट। यहाँ पे हमने देखा 1 लीटर सॉल्यूशन, यहाँ भी था हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन। वही बात करें हम मोलैरिटी की, तो ये क्या होती है कि ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, उसे कहते हैं हम मोलैरिटी। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड पॉइंट में क्या है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसे देखी जाती है। जैसे कि यहाँ हम बात करें कि अगर मोलैरिटी और मोलैरिटी, तो इसमें से कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी और कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जिस टर्म के अंदर जिस टर्म्स के अंदर वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे हम बात करें मोलैरिटी की, तो जैसा कि हम मोलैरिटी की फॉर्मूला में देख सकते हैं, इसमें कहीं भी वॉल्यूम नहीं आया है, इसीलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगी। और वहीं बात करें मोलैरिटी की, तो इसमें क्योंकि वॉल्यूम आता है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, और इसी तरह नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। फ्रेंड्स, इसके बाद इसके फॉर्मूले लिखे गए हैं, जैसा कि मोलैरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं और मोलैरिटी को कैपिटल M से। तो इसके फॉर्मूले लिखे गए हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट WB/MB into 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो A, B और S लिखे गए हैं, इसे आप ध्यान से याद रखेंगे कि यहाँ पे जो A लिखे गए हैं वो डिनोट कर रहे हैं सॉल्वेंट को, और जो B लिखे गए हैं वो डिनोट कर रहे हैं सॉल्यूट को, और यहाँ पे जहां पे S लिखे गए हैं वो डिनोट कर रहे हैं सॉल्यूशन को। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, ये बातें हम जरूर से याद रखेंगे क्योंकि ये सारे फॉर्मूले इसके अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद करें हमारे फोर्थ पॉइंट की, तो उसमें यूनिट दी गई है। फ्रेंड्स, यूनिट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये कई तरीके से पूछ ली जाती है। ये कई बार फ्लिंदाबेक के फॉर्म में, कई बार टेक्निकल करेक्ट के फॉर्म में भी पूछ ली जाती है। तो फ्रेंड्स, हम याद रखेंगे कि मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम, वहीं मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो फ्रेंड्स, हम याद रखेंगे कि जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। वहीं बात करें मोलैरिटी की, तो उसकी यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम। फ्रेंड्स, अगर नॉर्मेलिटी की बात करें तो उसकी यूनिट होती है इक्विवेलेंट पर लीटर। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, VA फैक्टर डज नॉट रिक्वायर्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी फैक्टर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम बात करें कि नॉर्मेलिटी में जैसे हमारा मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों में मोल्स आते हैं, वहीं पे अगर बात करें हम नॉर्मेलिटी की, तो उसमें इक्विवेलेंट आता है। अब इक्विवेलेंट और मोल्स में क्या डिफरेंस आइए पहले ये जान लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, हमारा मोल की अगर बात करें तो मोल क्या होता है? मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वहीं पे अगर बात करें हम इक्विवेलेंट की, तो इसमें एक टर्म और आ जाती है, वही है हमारा वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या होती है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बट मॉलिक्यूलर वेट इज डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। यस फ्रेंड, तो यहाँ पे आता है हमारा वैलेंसी फैक्टर। इसीलिए जब हम नॉर्मेलिटी निकालते हैं तो हमें वैलेंसी फैक्टर की जरूरत पड़ती है। वहीं अगर बात करें हम मोलैरिटी की या मोलैरिटी की, तो वहां पे हमें वैलेंसी फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, और यही हमारे पॉइंट में लिखा गया है। फ्रेंड्स, एक चीज और आपको यहाँ पे देखनी चाहिए कि हमने जिस तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं,
जैसा कि आपको पता होगा कि इस चैप्टर से 2 नंबर और 3 नंबर के एक क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमने इस क्वेश्चन के आंसर को इसी तरीके से डिजाइन किया है कि सपोज अगर आपसे वो सिर्फ मोलैरिटी पूछ ले या फिर सिर्फ नॉर्मेलिटी पूछ ले तो आप उसके आंसर भी दे सकें इजीली। तो फ्रेंड्स ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है डिफाइन मोल फ्रैक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, डिफाइन मोल फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं, रेशियो ऑफ moles of a component to the total number of moles of all the component of solution is called mole fraction. It is represented by x. चलिए फ्रेंड्स इसको अगले पेज पे देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या बोला गया है, जैसा कि इसके थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं कि मोल्स ऑफ, सपोज हमने माना कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो स्मॉल n है और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कैपिटल N है। तो अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जी हाँ फ्रेंड्स ये बात हम याद रखेंगे कि हमने मोलैरिटी देखी और नॉर्मेलिटी देखी, तो ये सॉल्यूशन के लिए होती है, लेकिन जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो सॉल्यूट के लिए भी होते हैं और सॉल्यूशन के लिए भी होते हैं। तो आइए पहले देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज हम याद रखें कि नीचे जो रहता है वो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आते हैं, जबकि ऊपर की बात करें तो वहां पे वही आता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की, तो यहाँ पे हमने स्मॉल n ऊपर लिया है। वहीं हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की, तो हमने कैपिटल N लिया है। तो फ्रेंड्स आइए अब इजीली एग्जांपल के द्वारा भी इसको समझ लिया जाए। जैसे सपोज अगर हमसे पूछा जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो हमें ये करना है ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखना है, नीचे टोटल मोल्स रखना है। वहीं बात करें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की, तो हमें ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट रखना है और नीचे टोटल मोल्स रखने हैं। तो इसी इजीली वे में हम इन सबको समझ सकते हैं और इसके फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है डिफाइन हेनरी लॉ। जी हाँ फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ भी सकता है, मोस्ट प्रोबेबल है कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है कि एट फिक्स्ड टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दैट गैस। जी हाँ फ्रेंड्स, सपोज अगर हम किसी गैस को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं प्रेशर के थ्रू, तो उस गैस का जितना प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मींस वो गैस है वो उसमें कितना सॉल्युबल होगा वो डिपेंड करेगा उस गैस के पार्टिकुलर प्रेशर के ऊपर। और इसमें एक दो चीज और याद रखनी हमें कि गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट। जी हाँ, गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए और यहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन डिसोसिएशन मतलब क्या, जैसे सपोज हमारे पास कोई गैस है वो डिसोसिएट हो गई, मींस अलग अलग हो गई और बहुत सारे पार्ट में बन गई, बहुत सारे पार्ट हो गए उसके, मतलब एक गैस थी लेकिन वो 2 पार्ट में डिसॉल्व हो गई है, तो वो नहीं होना चाहिए। और एसोसिएशन मतलब कोई 2 गैसेस रिएक्ट करके एक नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो हम 2 से 3 चीज याद रखेंगे। जैसे कि हमने पहले देखा कि सॉल्युबिलिटी है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, कि कितना प्रेशर है गैस का। अब हम उसको XA मतलब मोल फ्रैक्शन से कैसे रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है सिंपली लिख गया सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है, तो पर ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया। तो एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास 1 बाल्टी पानी है और उसमें हम एक बाल्टी नमक डाल दें, तो उसकी सॉल्युबिलिटी और उसके कंपेयर में अगर हम 1 बाल्टी पानी लें और उसमें 1 ग्लास शक्कर वो नमक मिलाएं तो उसकी सॉल्युबिलिटी, तो आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा। फ्रेंड्स सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो सेकंड वाला होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे अगर देखा जाए तो सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट कम है। तो अगर सॉल्वेंट ज्यादा है तो उससे होगा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी ज्यादा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उसमें क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी ज्यादा होगा। तो इससे हमें ये समझ में आया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे वही लिखा गया है कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसके थ्रू हमने पूरा डेरिवेशन ड्राइव किया है। अब जैसा कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA और हमने देखा यहाँ पे कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो अगर हम दोनों को मर्ज करें तो हमें क्या मिलेगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि जब कांस्टेंट हटता है तो एक जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे क्या आता है KH जो कि हेनरी कांस्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स इसे हम याद रखेंगे। और ये X तो आप जानते हैं ये मोल फ्रैक्शन होता है, तो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया है Na/Na प्लस NB। तो फ्रेंड्स चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स तो हम देखते हैं हमारा आज का 4th क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है राइट डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं उसमें ज्यादातर डिफरेंस के बेसिस पे ही बताए गए हैं। फ्रेंड्स वो इसीलिए क्योंकि इसमें आपके एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं।
क्योंकि अगर सपोज आपसे सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाता है और अगर आप इतना भी लिखते हैं तो फ्रेंड्स इजीली आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे, और अगर आप सिर्फ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाता है और आप ये लिखते हैं तो इसमें भी आपको इजीली 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आइडियल डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट है इसका, ideal solution of a Raoult's law whereas non-ideal solution do not obey Raoult's law। अब फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि Raoult's law क्या है यहाँ पे। फ्रेंड्स Raoult's ने क्या बोला, इसने बोला कि pressure of a solution is directly proportional to mole fraction of solvent। जी हाँ फ्रेंड्स, pressure of solution is directly proportional to mole fraction of solvent कब, जब जो solute हो वो non volatile हो, जो solute हो वो non volatile हो। सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। फ्रेंड्स नॉन वोलेटाइल मतलब क्या, नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो वेपर नहीं बनाते हैं, जो वेपर नहीं बनाते हैं वो होते हैं नॉन वोलेटाइल। तो रॉल्ट्स ने बोला कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। तो यहीं पे अगर हम बात करें प्रेशर ऑफ ए, फ्रेंड्स ये सॉल्यूशन है एक ए, अगर उसके बात करें उसके प्रेशर की, इसमें क्या यहाँ पे जो लिखा गया है ये एक्स के प्रोपोर्शनल है, जैसा कि आप वहां से लेट करते हैं ये क्या था एक्स के प्रोपोर्शनल, लेकिन जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, तो वही कांस्टेंट यहाँ पे आ गया है पी नॉट ए, वही कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ गया है पी नॉट ए। तो इसी अकॉर्डिंग रॉल्ट्स लॉ, ये दोनों रॉल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं, इसीलिए यहाँ पे पी इज इक्वल टू है पी नॉट है एक्स है, और यहाँ पे पी वी, यहाँ पे बी तो आप समझ ही रहे होंगे बी किसके लिए यूज किया गया है, सॉल्वेंट के लिए, सॉरी बी यूज किया गया है सॉल्यूट के लिए। वहीं पे बात करें अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तो ये इक्वल नहीं होते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, P इज नॉट इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स है, ये इक्वल नहीं होते, ये या तो ज्यादा होते हैं या तो कम होते हैं, और उसी के कारण क्या आ जाता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको भी हम आगे देखने वाले हैं, तो याद रखिएगा कि नॉन आइडियल के अंदर ही आ जाता है हमारा क्या पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि ये इसके इक्वल होता है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि ये इसके इक्वल नहीं होता है, तो अगर ये इसके इक्वल नहीं होता है तो ये होगा क्या, या तो ये उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा। तो इसी के बेसिस पे दो टाइप्स हमारे आ जाते हैं कि अगर उससे ज्यादा होगा तो वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव डेविएशन, और अगर कम हो जाता है तो वो होगा हमारा नेगेटिव डेविएशन, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। चलिए इसके ही हम सेकंड पॉइंट को देखते हैं, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता होगा एंथैल्पी को H से डिनोट करते हैं, तो एंथैल्पी में चेंज नहीं आता है, यहाँ पे एंथैल्पी चेंज नहीं होती हमारी। वहीं पे बात करें नॉन आइडियल की तो देयर इज चेंज इन एंथैल्पी। जी हां फ्रेंड्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होती है उसमें एंथैल्पी चेंज होती है, तो एंथैल्पी चेंज होती है। वहीं बात करें थर्ड पॉइंट की तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम में कोई चेंजमेंट नहीं होता। वहीं बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तो उसमें वॉल्यूम में चेंजमेंट होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जांपल भी पूछ लिया जा सकता है, हो सकता है आपसे एग्जांपल दे दे और पूछे बताइए कि आइडियल सॉल्यूशन है या नहीं, तो एग्जांपल भी आप जरूर से याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आज के। इसमें पूछा गया है डिफाइंड मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। जी हाँ फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के तरीके के एक और क्वेश्चन है, आपको याद होगा ये पूछा गया है हमसे मोलर एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, वहीं पे हमारा आता है डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट, जिसको हम Kf से डिनोट करते हैं, और जो हमसे यहाँ पे पूछा गया है वो हम बता रहे हैं Kv के लिए। ये है हमारा बॉइलिंग कांस्टेंट और वो होता है हमारा फ्रीजिंग कांस्टेंट। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। It is defined as the elevation in the boiling point of the solution in which 1 gram of solute is dissolved in 1000 gram of solvent। फ्रेंड्स अब ये लाइन लिखी है, ये लिखना आपको ये लाइन है, लेकिन मन में कुछ और रखना है। वो कैसे? देखिए इसमें क्या लिखा गया है, the elevation in the boiling point of the solution in which 1 gram of solute is dissolved in 1000 gram of solvent। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये कर रहा है जो इसने लिखा है कि 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो ये सिंपली हमें क्या बता रहा है, मोलैलिटी को बता रहा है कि यहाँ पे मोलैलिटी आएगी। तो हमें याद रखना है मोलैलिटी, और डेफिनेशन को बड़ा करने के लिए हम इस टर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या जाता है फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ पे हमारा ये, तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेल्टा टीवी क्या है, डेल्टा टीवी है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। जी हाँ फ्रेंड्स, अब जैसे कि बात करें हम कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे आया, देखिए फ्रेंड्स सपोज हमारे पास कोई एक लिक्विड था पहले, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था 102 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे कि हमने उसमें सॉल्यूट मिलाया, और सॉल्यूट कैसा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो उससे क्या हुआ वेपर प्रेशर कम बने, और वेपर प्रेशर कम बने इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया। सपोज बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब उसको 100 डिग्री हो गया, तो उसमें चेंजमेंट कितना आया 2 डिग्री,
तो जो 2 डिग्री का चेंजमेंट आया है वही है हमारा डेल्टा टीवी। जी हाँ फ्रेंड्स, वही है हमारा डेल्टा टीवी। ये दिखा रहा है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन और इन बॉइलिंग पॉइंट कितना करना पड़ा हमें, उसी को कह रहे हैं हम यहाँ पे डेल्टा टीवी। और फ्रेंड्स ये केवी जो है कांस्टेंट है, जैसा कि इसमें जो पूछा गया है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और एम जो है यहाँ पे हमारी मोलारिटी है। जैसा कि अगले पेज में देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है जो टीवी है वो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, और केवी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, और एम जो है वो हमारी मोलारिटी है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पे। इसमें हमसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि हमने पिछले पेज में देखा था, लास्ट क्वेश्चन में देखा था, हमसे क्या पूछा गया था, इसलिए हमने इसमें देखा था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि यही वो है जिसके अंदर हम पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन देखेंगे, क्योंकि वो इक्वल नहीं है तो या तो वो ज्यादा होगा या तो वो कम होगा। तो अगर हम अगले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन फ्रेंड्स। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, इसको हमने इस तरीके से इसलिए लिखा है ताकि आपको ये चीजें समझ में आए, लेकिन आपको लिखना है अलग तरीके से, जैसे जो भी हम बताएंगे आपको। देखिए ये फ्रेंड्स इसमें क्या बता रहा है, प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर बताया गया था सॉल्यूशन का वो नहीं होता बल्कि उससे ज्यादा हो जाता है प्रेशर। ठीक है, तो ये हम इसमें लिख सकते हैं पॉइंट बना के। नेगेटिव डेविएशन बात करें तो उसका उल्टा करना है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। इसी के अकॉर्डिंग ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की गई सॉल्वेंट की, यहाँ पे बात की गई सॉल्यूट की। अब सेकंड ऑर्डर चले तो ये क्या है, डेल्टा है। डेल्टा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये होती है हमारी एंथैल्पी। तो एंथैल्पी इज ग्रेटर देन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंथैल्पी क्या होती है, इसकी बढ़ जाती है। जैसा कि वहां पे हमने देखा एंथैल्पी में कोई चेंजमेंट नहीं आता, हमने जैसे लास्ट पॉइंट में देखा फ्रेंड्स कि एंथैल्पी में कोई चेंजमेंट नहीं आता, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन की तो इसमें क्या होती है, एंथैल्पी बढ़ जाती है। वहीं पे नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो एंथैल्पी घट जाती है, और इसीलिए डेल्टा एच पॉजिटिव कब होता है, डेल्टा एच जब पॉजिटिव होता है तो वो हो जाती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जब डेल्टा एच नेगेटिव होती है तो वो हमारी हो जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फ्रेंड्स ये भी हम पॉइंट याद रखेंगे। फ्रेंड्स अब देखेंगे हमारा थर्ड पॉइंट डेल्टा वी। डेल्टा वी फ्रेंड्स वॉल्यूम के बारे में बताया गया, इसमें क्या बोला गया, वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस। समझ में नहीं आया, चलिए देखते हैं लास्ट पॉइंट। हमने लास्ट पॉइंट में क्या देखा था कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, देयर इज नो चेंजमेंट इन वॉल्यूम, और अगर चेंजमेंट हो रहा था तो वो क्या हो जाते थे, नॉन आइडियल। तो फ्रेंड्स चेंजमेंट क्या होता है, वो चेंजमेंट वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वो होता है पॉजिटिव डेविएशन, और अगर वॉल्यूम घट जाता है तो वो होता है हमारा नेगेटिव डेविएशन। यही यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दिखा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप लिखते हैं तो आपको पॉइंट के फॉर्म में ही लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात हम याद रखेंगे। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे। इसमें क्या लिखा गया है, फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और नेगेटिव इसमें लिखा है फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जी हाँ फ्रेंड्स, अब एजियोट्रॉप क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखिए ऐसा दो मिक्सचर, सपोज हमने दो सॉल्यूशन लिए हैं, दो सॉल्वेंट लिए हैं, उन दोनों को मिक्स किया है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों का जब मिला देते हैं उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों से भी ज्यादा आ जाए या तो उन दोनों से भी कम आ जाए, तो जब ऐसा होता है तो उसी मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो पॉजिटिव डेविएशन वाले जो सब्सटेंस जो होते हैं मिक्सचर वो मिनिमम एजियोट्रोप फॉर्म करते हैं, वहीं नेगेटिव डेविएशन वाले ज्यादातर एजियोट्रोप ही फॉर्म करते हैं बॉइलिंग। ठीक है, अब इसका करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में एग्जांपल ही दिए गए हैं, तो एग्जांपल भी आप जरूर से याद रखें, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि एसीटोन और CH2 का एग्जांपल है तो वो क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है या फिर नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो ये बातें फ्रेंड्स हम याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुए, और फ्रेंड्स कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो कि टाइम की कमी के कारण हम आपको नहीं करवा पा रहे हैं, इसीलिए हम उसको PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो उसको आप कहां से गेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसको आप नीट मेंटर ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वो फ्रेंड्स नीट मेंटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे फ्रेंड्स हैंड रिटन नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसमें आपको सारी थ्योरी लिखी जाएंगी ब्रीफ में, तो फ्रेंड्स उसको आप जरूर से डाउनलोड करें और पढ़ें जरूर। तो फ्रेंड्स ये है हमारे आज के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जिसके आंसर आपको कमेंट में करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपके लिए है क्वेश्चन, ताकि आप सॉल्व करें घर पे और इसके आंसर मुझे कमेंट में दें, जिसके आंसर आपको लगभग 12 घंटे के बाद दे दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन क्या है, CaCl3 and CH3 means acetone is an example of ideal solution, non-ideal solution, positive deviation और negative deviation। फ्रेंड्स इसका आंसर आपको देना है। और सेकंड पूछा गया है, कैलकुलेट द मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ वाटर इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद ये 2020 में ही पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आपको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में करना है।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो आपको समझ में आई और सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, तो सारे इंपॉर्टेंट को आपको ध्यान से देखना है और लिखना है और इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी गई है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। थैंक यू।